नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू आवर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपोइया। इसके बारे में बात करने से मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जब ये वीडियो बनाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि हमारी जो क्लास के आसपास जो व्हीकल्स गुजरती है उनका जो साउंड है वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है। उनका हम्पिंग का साउंड, पिपिंग का साउंड, ओके, यहाँ से पास करते तो थोड़ा सा रसलिंग का साउंड भी आता है। जो सारे साउंड्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करते हैं। ये जितने भी सारे साउंड्स हैं ये एग्जाम्पल है ओनोमेटोपोइया के। ओनोमेटोपोइया वो वर्ड्स होते हैं जो नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, यानी जो अपने स्वाभाविक साउंड को, उनके नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करते हैं, ऐसे जो वर्ड्स या साउंड है उन्हें ओनोमेटोपोइया कहते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द लॉयन रोअर्ड, जो लॉयन का रोअरिंग का साउंड है, जब लॉयन रोअर करता है उसे कहते हैं ओनोमेटोपोइया। अगला एग्जांपल है बी बज्ड, बीज बजिंग करते हैं, जो बजिंग करते हैं, ऐसा हमने साउंड सुना होगा। जब बी बजिंग करते हैं तो वो एग्जांपल होता है ओनोमेटोपोइया का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्लैम ऑफ डोर। बहुत बार ऐसा होता होगा कि पापा मम्मी बोलते हैं आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ना है, पढ़ते नहीं है, और आपको गुस्सा आ जाता होगा और गुस्से में आप दरवाजे को धड़ाम से बंद करते होंगे। तो जो धड़ाम से बंद करना है ना, स्लैम ऑफ डोर, ये भी क्या का एग्जाम्पल है, ओनोमेटोपोइया का। स्लैम वर्ड जो है उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं स्प्लैश ऑफ वाटर। किसी झरने के किनारे आप देखिए वो कलकल करता है, कलकल करते हुए जो झरना बहता है उसको जो स्प्लैशिंग साउंड है बहुत प्लीजिंग लगता है, मन को शांति मिलती है। तो ये वाला जो साउंड है ये भी एग्जाम्पल है ओनोमेटोपोइया का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट दीज साउंड से। ये सारे साउंड्स हमें क्या कहते हैं, आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। अगर आपको भी हॉबी हो राइटिंग करने की या पोएट्री लिखने की तो आप इन जो वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपनी पोएम्स में और उसको ब्यूटीफाई बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की ओर। नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंजार्पमेंट। इसके पहले आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े होंगे। तो क्या करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स? पंक्चुएशन मार्क्स कुछ पॉजेस होते हैं जो आपके लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं। तो जब आप किसी चीज को पूरा फ्लो में बोलना चाहते हैं उस समय आप पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जो आपके फ्लो को, आपके रिदम को बने रहने के लिए हेल्प करता है। तो एंजार्पमेंट के अंदर जब एक वर्ड या एक लाइन से हम दूसरी लाइन की ओर जाते हैं तो बीच में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं किया जाता है, वो एंजार्पमेंट होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कंटिन्यूइंग अ सेंटेंस और अ फ्रेज फ्रॉम वन लाइन टू दी नेक्स्ट। ये रिमार्केबल से याद रखिएगा, फ्रॉम वन लाइन टू दी नेक्स्ट। एक लाइन से जब हम दूसरी लाइन पे जाएंगे विदाउट पंक्चुएशन, तो बिना पंक्चुएशन मार्क्स से हम एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर जाएंगे तब वह एग्जाम्पमेंट होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over Wilson Hills। अब लास्ट में आप देख सकते हैं हिल्स के बाद कॉमा लगा हुआ है, लेकिन क्लाउड के बाद यहाँ कॉमा नहीं है, तो यहाँ पर एंजार्पमेंट यूज हुआ है। तो जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं होते हैं वह एंजार्पमेंट होता है। बहुत ही सिंपल पोएटिक डिवाइस है। कुछ और एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनको देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल 10th क्लास के भी है, शायद फायर एंड आइस आपने पढ़ा होगा या डस्ट ऑफ स्नो आपने पढ़ा होगा, उसके एग्जाम्पल्स भी है। तो आपके यहाँ फ्लैश हो रहे हैं तो आप इनको देखिएगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि एंजार्पमेंट क्या होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पोएटिक डिवाइस। यू नो स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है उसमें सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम यूज करके अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स है, इमेजेस है या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर आइडियाज और थॉट्स आर कॉल्ड सिंबल्स। ये सिंबोलिज्म्स होते हैं जो हमारे आइडियाज, व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप कोई 15 अगस्त पे गए होंगे, इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो व्हाइट डव होता है उसको स्काई में रिलीज करते हैं, उसको आसमान में रिलीज करते हैं, उसको छोड़ते हैं खुली हवा में उड़ने के लिए। तो वो काय का सिंबल होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो सिंबल किस चीज का होता है। वी फॉर विक्ट्री, ये भी सिंबोलिज्म है। और जब ये सारे सिंबल्स आपके लैंग्वेज में या आपके पोएम्स में या आपके लिटरेचर में यूज होते हैं तो ये आपके लैंग्वेज में आइसिंग ऑन द केक का काम करते हैं, आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं।
तो चलिए हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। द वर्ड्स इमेज, पीपल और ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड सिंबोलिज्म। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में पहले बता चुका हूं। अब कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हर कलर कुछ कहता है, तो देखते हैं यहाँ जो कलर्स है वो क्या कहता है। रेड कलर, आपने देखा होगा कि जब भी रेड सिग्नल होता है तो आप रुक जाते हो, ठीक है, तो भी सिंबल है कि आपको रुकना पड़ेगा, दैट इज डेंजर। तो जहां पे डेंजर होता है वहां हम क्या यूज करते हैं, रेड सिंबल, ठीक है। पैशन के लिए भी रेड कलर यूज किया जाता है, लव के लिए भी रेड कलर का यूज किया जाता है। इसके बाद ब्लैक कलर, आपने देखा होगा कि जब भी डार्कनेस होती है वो बहुत फियरफुल होती है, और किसी की डेथ को अगर डिपिक्ट करना होता है तो उसको डार्कनेस या ब्लैक कलर से हम डिपिक्ट करते हैं। इल फेट्स को भी, उसको भी डार्क कलर से, डार्क शेड में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छे त्योहार होते हैं या शुभ प्रसंग होता है तो हम काला रंग नहीं पहनते हैं। तो क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि जो डार्क कलर होता है या जो ब्लैक कलर होता है वो डेथ या इल फेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब कभी आपके पेरेंट्स आपको ऐसे शुभ प्रसंगों के ऊपर ब्लैक कलर पहनने से मना करे तो आप उनकी बात को मान लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल है। चलिए अगला सिंबल देखते हैं, व्हाइट। व्हाइट तो बहुत ही अच्छा कलर होता है, शांति देने वाला कलर होता है, तो ये पीस वाला कलर है, जब भी हमको शांति चाहिए होती है। आपने देखा होगा जब कोई दो देशों के बीच में वॉर होता है तो वो व्हाइट फ्लैग को रेस करते हैं, उसको अनफोल्ड करते हैं, उसको हॉइस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज द सिंबल ऑफ पीस, शांति का यह सिंबल होता है। फ्रीडम के लिए भी हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। उसके बाद डिविनिटी, जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, डिविनिटी होती है, उसको भी हम, या डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, लव टुवर्ड्स गॉड होता है, तब उसको भी हम व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये सिंबोलिज्म के एग्जाम्पल्स है, और आप फॉर श्योर इनको यूज कीजिएगा अपने पोएट्री के अंदर। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की ओर। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका विजुअल ब्रेन बहुत काम करता है, वो अपने दिमाग में ऐसी आइडियाज को सोच लेते हैं और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंजीनियर के पास में जाते होंगे और उसको कहते हो कि हमें घर का नक्शा बनाना है, तो पहले वो विजुअलाइज करता है और उसको पेपर पर लेके आता है। तो ऐसे पिक्चर्स या ऐसे आइडियाज जो आपके दिमाग में विजुअलाइज होते हैं, ऐसी इमेजेस जो आपके दिमाग में विजुअलाइज होती है, वो एग्जाम्पल होता है इमेजरी का। तो किसी बात को पढ़ने या सुनने के बाद हमारे दिमाग में जो इमेज क्रिएट होती है उसे इमेजरी कहते हैं। चलिए अब उसका हम लिटरली मीनिंग देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि इमेजरी मतलब क्या। इमेजरी, क्रिएटिंग एन इमेज इन माइंड टू अंडरस्टैंड अ लिटरेरी वर्क। किसी लिटरेरी वर्क को समझने के लिए आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी और वो एग्जाम्पल होगा इमेजरी का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इट वॉज डार्क एंड डिम दैट नाइट। मतलब आप किसी बताएंगे उस रात को बहुत घना अंधेरा था और बहुत मतलब लाइटनिंग हो रही थी, तो डार्क था और डिम था उस दिन, तो वो अपने माइंड में उसको इमेज को क्रिएट करेगा कि हाँ उस रात को ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो इमेजिनेशन में व्यक्ति चला जाता है, वो इमेजिन करता है उस सिचुएशन को, ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये क्लास 10 की डस्ट ऑफ स्नो की लाइन है, जिसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी। वो इमेजिन करते हैं कि जैसे कोई कौवा है वो हेमलॉक ट्री पे बैठा है और वो जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा देता है, तो ये पढ़ने के बाद जो रीडर्स है उसके माइंड में वो क्रो भी दिखने लग जाता है, हेमलॉक ट्री भी दिखने लगते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके नीचे बैठे हुए दिखते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। अगला एक और एग्जाम्पल 10 की बुक से, टाइगर इन द जू। शायद आपने पढ़ा होगा कि ही स्टार्स इन द केज इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जब विविड स्ट्राइप्स में बोलूंगा ना तो आपके सामने टाइगर आ जाएगा। टाइगर वर्ड सुनते से आप टाइगर देखने लग जाएंगे, इमेजिन कर लेंगे कि टाइगर कैसे दिखता है, उसमें स्ट्राइप्स कैसी होती है और कैसे वो स्टॉक कर रहा होगा, एक केज आपके सामने आ जाएगा कि वो टाइगर जो है यहाँ से वहां गुजर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है इमेजरी के, और ये डिपेंड करता है आपकी इमेजिनेशन पावर पे कि आपका इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। एक टिप मैं आपको देता हूँ, अगर आप आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िएगा, जितनी ज्यादा बुक्स रीडिंग करेंगे आपका विजुअलाइजेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की ओर। बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात होती है, और इफेक्टिवली बातें करना उससे भी अच्छी बात होती है। और जब अपनी बातों को कम शब्दों में बोलते हैं
तब ये उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। तो कम बोलकर ज्यादा मीनिंग लोग निकाल पाए, लोग उसे ज्यादा समझ पाए, ये एक इफेक्टिव स्पीकिंग का पार्ट होता है। इसलिए सिनेक्टिकी को पढ़ना, उसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो लोग कम शब्द में बोलकर बहुत सारे मीनिंग्स हमारे सामने रख देते हैं, हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हिंदी के जो एक बहुत बड़े कवि है बिहारी, उनके बारे में ऐसे फेमस था कि वो कम शब्दों में अपनी बातों को कर देते थे। उन्हें गागर में सागर भरना, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा दोहा उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि कम शब्दों में अपनी बात को हम बोल सके। तो जहां पर किसी होल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो वह सिनेक्टकी होता है। तो चलिए अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सिनेक्टकी, वेयर अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल, यानी पूरे होल को या कंप्लीट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिनेक्टकी। नाउ सी द एग्जांपल्स। अ सेट ऑफ व्हील्स, यहाँ जो व्हील्स वर्ड है वो कार को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कहेंगे कि व्हील्स, तो आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि आप नई कार खरीदने वाले हैं और वो आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा क्योंकि उसको कार में बैठना होगा। ठीक है, चलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो ये जो बूट्स वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्जर को। ठीक है, इसके बाद इंडिया वॉन द मैच, तो इंडिया यानी द होल कंट्री नहीं, एक 11 प्लेयर्स की टीम जो मैच को जीत चुकी है, तो कहते हैं इंडिया वॉन द मैच, यानी इंडियन टीम ने मैच को जीत लिया है। इसके बाद हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड मतलब होता है, तो उसमें जो हैंड है वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग भी मदद करते हैं, हेल्पिंग होते हैं, तो हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करने वाला इंसान। अगर आप भी हेल्पिंग हैंड अपने पेरेंट्स के, तो आपके पेरेंट्स आप पे बहुत एडमायर करते होंगे, और जो लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते होंगे तो वहां से शुरू कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है हमारे पेरेंट्स की हेल्प करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी अपब्रिंगिंग के लिए अपना हार्ट एंड सोल पुट करते हैं, अपनी सारी मेहनत हमारे लिए करते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कोस्टल राइड में आप लोग एंजॉय करते हैं, द सेम वे यू आर एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। चलिए इस जर्नी में हमारा अगला स्टेशन यानी अगला पोएटिक डिवाइस उसकी बात करते हैं, वो एनाफोरा है। तो एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी वर्ड को, फ्रेज को किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज किया जाता है, साथ ही साथ वही फ्रेज या वही वर्ड अगले सेंटेंस में भी यूज होता है, ये एनाफोरा होता है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देयर इज रिपीटिंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस एट द बिगिनिंग, ये मार्क करने वाली बात है। एट द बिगिनिंग मतलब बिल्कुल शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लॉजेस। सक्सेसिव फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लॉजेस, सक्सेसिव का मतलब होता है उसके तुरंत बाद आने वाला या उसका अगला सेंटेंस। तो अगले सेंटेंस में वही वर्ड या फ्रेज रिपीट होगा तो वह एनाफोरा होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको बहुत मजा आएगा इस एग्जाम्पल के अंदर। आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और कहने के अपनी सुप्रीमेसी को सेट कर सकते हैं। चलिए, फूल मी वंस शेम ऑन यू, अगर आप मुझे एक बार बेवकूफ बनाओगे तो तुम्हारे ऊपर शेम है। फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, यानी हमें कोई दोबारा बेवकूफ बना जाए तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि वो शेम हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाए। आप अच्छे हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी अच्छाई वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, अपने आप को बेवकूफ साबित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, जो रिमाइंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स है वो बहुत स्मार्ट है, आई नो इट वेरी वेल। ओके माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। आई एम स्ट्रांग, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी। तो इसमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि आई एम, आई एम, आई एम ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, एनाफोरा है, क्योंकि आई एम जो है वो रिपीट हो रहा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। अगर ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि ये वाले जो लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइज, किस पोएम का पार्ट है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि सम से और सम से ये फ्रेज रिपीटेडली यूज हुई है, पहले सेंटेंस में भी और उसके अगले सेंटेंस में भी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एनाफोरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की। यू नो डियर स्टूडेंट्स, हम इंडियंस में एक बात बहुत कॉमन है, हम लोग थोड़े से में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। कम हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें ज्यादा चाहिए, हमें एक्स्ट्रा चाहिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एंजॉयमेंट हो, फन हो या फिर बातें करना हो।
और बातें करने में तो हमारा कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता है। और हम जब बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं ना तो हमें बहुत मजा आता है। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के बात करना, यही हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम लोगों में एक आदत होती है एग्जैगरेशन करने की। हम सीधे सीधे बात को बोलते नहीं है, उसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जब हमारा कोई फ्रेंड हमारा फोन नहीं उठाता है तो हम क्या कहते हैं, तुझे मैंने 1000 बार कॉल कर लिया है पर तुमने मेरे कॉल को उठाया नहीं है। थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में हम देखें तो हम किसी को क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ। चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हम उसको इस तरह से बोलते हैं ताकि सामने वाले को हम बता सके, उसे जता सके कि कितना इम्पोर्टेंस हम उसको देते हैं या कितना महत्व हम उसको देते हैं। तो यही हमारा पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है हाइपरबोली। ओके, सो हाइपरबोली मींस एग्जैगरेशन, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना जो आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है, आपकी लैंग्वेज को स्पेशल इफेक्ट देता है। तो हाइपरबोली का आप यूज करिएगा और अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करिएगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक, मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना ढेर सारा प्यार करता हूं। जब किसी को जताना चाहते हो तो उसको बताएंगे आई लव यू टू द मून एंड बैक। मून एंड बैक एक फ्रेज है जिसे आप याद कर लीजिएगा, जो बताती है कि आप कितना इमेंस लव किसी से करते हैं, कितना डीप डाउन लव आप किसी से करते हैं। तो उसे याद करिएगा। आई एम सो हंग्री आई कैन ईट हॉर्स। बाप रे, यानी हम हिंदी में कहते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर लोग चूहे कूदना नहीं बोलते, वो क्या कहते हैं कि आई कैन ईट अ हॉर्स, मतलब इतनी भूख लगी कि घोड़ा भी खा सकता हूँ। बाप रे, कितना खाते हैं ये लोग। चलिए आगे, आई हैव टोल्ड यू 1000 ऑफ टाइम्स। ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है हमारे, ये फ्रेज तो हर इंसान यूज करता है। आपके टीचर्स भी आपको स्कूल में बोलते होंगे, क्लासरूम में बोलते होंगे कि तुम्हें 1000 बार मैंने समझाया है, कितनी बार तुम्हें वार्न किया है। पापा हो, मम्मी हो, कहते हैं 1000 बार तुम्हें समझाया है, तो भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम भी कहेंगे कि आपको कितनी बार हमने कहा है कि रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, पर आप करते ही नहीं है। पर इस बार जरूर करना, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको एजुकेशन को एकदम सरल तरीके से हम आपको करके बताएंगे। और जैसा आपको एजुकेशन रिमाइंड्स एजुकेशन में मिलेगा वैसा कहीं नहीं मिलेगा। इसको बस एक एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा, ये आपके काम में आएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की। इस ऑर्नामेंटल जर्नी में सफर तय करते करते कब हम आखिरी पड़ाव तक आ गए हमें पता ही चला। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोएटिक डिवाइस, जिसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस की अगर हम बात करें तो एसोनेंस में वॉवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है। इसमें किसी एक सेंटेंस में या वर्ड्स में वॉवल साउंड्स उससे करीबी जुड़े हुए वर्ड्स में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ये लाइन आप मार्क करिएगा, वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, मतलब ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे क्लोज वर्ड्स में जब किसी वॉवल साउंड का यूज होता है तब वह एसोनेंस होता है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, इन अ सेंटेंस और वर्ड्स, यानी एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। जब एक ही सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो रिपीट होते हैं वॉवल साउंड के साथ, तब वहां पर एसोनेंस होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हिज टेंडर हेयर माइट बेयर हिज मेमोरी। अब इस लाइन के अंदर या इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ई साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वॉवल ई जो है वो रिपीट हो रहा है। टेंडर हेयर बेयर मेमोरी। ओके, सो हियर एसोनेंस इज यूज्ड। अगला है द रेन इन स्पेन मैनली इन द प्लेन। यहाँ पर आई साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, रेन, स्पेन, मैन एंड प्लेन। तो यहां हम कह सकते हैं कि एसोनेंस यूज हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर फिलहाल के लिए जर्नी खत्म होती है। इसके अलावा भी कुछ पोएटिक डिवाइस ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रिमाइंड्स एजुकेशन हमेशा तैयार है, हमेशा बेंट अपॉन है। तो बिल्कुल फील फ्री होकर आप कमेंट्स करिएगा, हाँ अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।